प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इंटरफेरेंस का भी मतलब पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है वो एक साथ चर्चा कर लेते हैं। इंटरफेरेंस का भी इसी में हम चर्चा कर देते हैं ताकि लेक्चर बड़ा ना हो और आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, नाम है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा इंटरफेयर करना। अगर आदमी दो लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं तो इंटरफेयर करने से क्या होता है, एक नई घटना निकल जाती है। जैसे ए है और कोई बी है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई दूसरा आके इसमें क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। तो इसके इंटरफेयर करने से क्या होगा, इन दोनों की आपस में जो बीच की बातें थे वो तीसरे के आने की वजह से बदल जाएगी और बातें कुछ और होने लगेगी। इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई दो सोर्स है बाबू, S1 और S2, चाहे वो लाइट सोर्स ले लो या साउंड का सोर्स ले लो। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर, और वेव नेचर में साउंड भी होता है और लाइट भी होता है। तो S1 और S2 हमने मान लो दो साउंड लिया, साउंड पे आपको अच्छे समझ में आएगा। दो साउंड लिया और दोनों साउंड को हम एक साथ बजा देते हैं सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम फेज से। जब एक साथ बजाएंगे दोनों को तो क्या होगा, इन दोनों से निकलने वाला वेव किसी एक पॉइंट पर P पर जाके क्या होगा, जब सुपरपोज होगा तो सुपरपोजिशन की वजह से यहां पर हमको एक तीसरा नया वेव मिल जाएगा। और जो तीसरा नया वेव होगा इसका जो एम्पलीट्यूड होगा बाकी इन दोनों साउंड के एम्पलीट्यूड से या तो ज्यादा होगा और या तो कम होगा। यही दो कंडीशन होता है इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो S1 और S2 ये दो सोर्स हैं। इन दोनों सोर्सों से निकलने वाला जो वेव है जब जाके किसी एक पॉइंट पर मिलता है, सुपरपोज होता है, इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। और इस इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ, हमको जो तीसरा वेव मिला उनका जो एम्पलीट्यूड हुआ वो इनके एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा या तो कम होगा। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बाबू। और जब तीसरा नया वेव का एम्पलीट्यूड बाकी इन दोनों के एम्पलीट्यूड से कम मिलेगा तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो आपको फ्रिंज मिलेगा, जो इमेज मिलेगा वो ब्राइट मिलेगा, ब्राइट। और डिस्ट्रक्टिव की वजह से मिलता है डार्क इमेज या डार्क फ्रिंज मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस में दो वेव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस होता है वहीं पर एक तीसरा नया वेव मिलता है और उस तीसरे नए वेव का एम्पलीट्यूड या तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा या तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड से कम होगा। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देंगे और जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस दो टाइप्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये आपके बोर्ड के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैथमेटिकल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो कोहेरेंट सोर्स वे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो टाइम के साथ, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स वे सोर्सेज होते हैं जिनका फेज डिफरेंस सेम होता है टाइम के साथ। वहीं पर जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता है, सेम नहीं होता है, उसे बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल बातें करने वाले हैं कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या है, तो अगर कोई दो सोर्स आपने लिया और इन दोनों का फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या रहा, कांस्टेंट रहा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहा, बदल नहीं रहा, तो उसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है और दोनों जाके एक पॉइंट पे क्या होते हैं, सुपरपोज होते हैं। तो ध्यान देना सुपरपोजिशन कैसे दिखाना है। ये पहला हमारा वेव है
और पहला वेव हमारा कैसे चल रहा है, एसएचएम के फॉर्म में चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है बाबू, तो y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, वो आपके ऊपर है, आप जो इक्वेशन लेना चाहो ले सकते हो, बस ध्यान रहे हार्मोनिक होना चाहिए, a कॉस ओमेगा टी। और दूसरे वेव को हम मान लेते हैं y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 मान लेते हैं, प्लस 5 मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का सुपरपोजिशन हम यहां करा सकते हैं। आप चाहो तो एसएचएम के इक्वेशन साइन में भी लिख सकते हो, साइन के फॉर्म में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो आओ हम साइन के फॉर्म में भी लिख के आपको दिखाते हैं। तो पहला हमारा हो गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरा वेव का इक्वेशन हमने क्या लिखा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां हमने x प्लस डेल्टा एक्स इसलिए लिखा कि हम ये मान लेते हैं कि जो दूसरा वेव है वह क्या है, इसका जो पाथ डिफरेंस है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये थोड़ा सा कम ट्रेवल कर रहा है, तो हमने क्या है x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया कि यह x प्लस डेल्टा एक्स चल रहा है और ये केवल x चल रहा है, ठीक है। इसमें y क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, y होता है डिस्प्लेसमेंट, y होता है डिस्प्लेसमेंट, a क्या होता है, तो a होता है एम्पलीट्यूड, जो भी वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो y पर चला गया, डिस्प्लेसमेंट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, y पर चला गया, डिस्प्लेसमेंट होता है। साइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, टी टाइम हो गया, और के हमारा हो गया वेव वेक्टर, ठीक है। और साथ में जो x है ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट किस पाथ पे प्रोपेगेट कर रहा है, x पे कि y पे कि z पे। अगर यहाँ माइनस x है तो समझो प्लस x में चलेगा, और अगर प्लस x होगा तो माइनस x में वेव चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स का जब हम सुपरपोजिशन कराएंगे किसी एक पॉइंट पे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो आइए थोड़ा देखते हैं। ये हमारा हुआ पहला डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हुआ दूसरा डिस्प्लेसमेंट, पहला वेव का इक्वेशन दूसरा वेव का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इन दोनों का हम कराते हैं सुपरपोजिशन। तो मान लो ये है A1 और ये मान लो है A2, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा सुपरपोजिशन से, तो जब S1 और S2 ये दोनों जाके किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज होंगे, ठीक है, तो ये हमारा y1 ये हमारा y2 है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, yr इक्वल टू y1 प्लस y2। मतलब कि इन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट का इंडिविजुअल वेक्टर सम, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का जो इंडिविजुअल वेक्टर सम है, ठीक है, वही रिजल्टेंट y के बराबर होगा। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ध्यान देना, पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अपना इंडिविजुअल वेक्टर सम लेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम लेंगे और यही किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो yr इक्वल टू हमको क्या मिला, तो y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स है बाबू, ये हमारा हुआ, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हमको मिला a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एन प्लस a2 साइन, इसको थोड़ा तोड़ दो, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड माइनस के डेल्टा एक्स। और यहां ध्यान देना, ये जो के डेल्टा एक्स है यही हमारा होता है फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज होता है, फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। तो फेज बराबर हो गया के डेल्टा एक्स, और जहां के की वैल्यू क्या होती है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, ये हमारा वेव वेक्टर हो गया। तो के की जगह पे लिखेंगे 2 पाई बाई
लेमडा इंटू डेल्टा एक्स एक फाई के बराबर। तो ध्यान देना इस होगा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, के डेल्टा एक्स पे लिख सकते हैं फाई। तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड माइनस फाइव मिल गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी में तोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हुआ a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस a2 साइन ए, और ये b हो गया, ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से हमने तोड़ दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये a2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। तो ब्रैकेट हम यहीं से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं और a2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया a2 यहां भी हो जाएगा और a2 यहां भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से इस पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, तो यहां पे बचा हमारा a1 और यहां पे क्या बचा, a2 cos फाइव, a2 cos फाइव बचा। ठीक, तो यहां साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहां बचा a1 और यहां बचा a2 cos फाइव। बाकी जो जैसा है वैसे उतार देते हैं। तो हमारा हुआ a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड साइन फाइव। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहीं से ये जो डेरिवेशन है वो एक नया मोड़ लेगा। यहीं से डेरिवेशन एक नया मोड़ लेगा और यहीं से आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला भी मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम एसएचएम में बदलते हैं। तो एसएचएम में कैसे बदलेंगे, तो आपको कुछ एजम्पशन, कुछ एज्यूम करना होगा। और वो एज्यूम क्या करना होगा, तो a1 प्लस a2 cos फाइव को हम मान लेते हैं a cos थीटा। ठीक उसी तरीके से a2 साइन फाइव को, a2 साइन फाइव को हम मान लेते हैं a साइन थीटा। इसको उठा के यहां रिप्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, वाई आर इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह पे क्या हो जाएगा, तो उसके जगह पे हो जाएगा a cos थीटा। तो हमारा हो गया a cos थीटा। उसी तरीके से माइनस a2 साइन फाइव की जगह पे लिखेंगे a साइन थीटा। तो a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स है और यहां साइन फाइव की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, a2 साइन फाइव की जगह पे हमने लिखा a साइन थीटा। ठीक, अब अगर इसमें हम a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये किसका फार्मूला होता है, साइन a माइनस b का। ये हमारा हो गया साइन a माइनस थीटा b हो गया ये। तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन a माइनस b का। तो यहां b कौन है, थीटा है, और a कौन है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इस तरीके से हमें रिजल्टेंट सुपरपोजिशन की वजह से मिला। अब यहां पे ये वाले जो इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस का काम है, और यही इक्वेशन हमें क्या देंगे, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन भी देंगे और इंटेंसिटी का भी इक्वेशन देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको मिला है a1 प्लस a2 cos फाइव इज इक्वल टू मिला है हमें a cos थीटा, और a2 साइन फाइव इज इक्वल टू हमें मिला है a साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं
स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहां पे उतारते हैं तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ये हमारा ये वाला टर्म हो गया, प्लस इसमें क्या जोड़ना है? तो ये वाला ऐड करना है। ध्यान देना, ये हमने बस उठा के लिखा है और इसे a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दिया है। अब इसी में क्या जोड़ देंगे? ये प्लस, तो प्लस हमें मिला a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 मिला इज इक्वल टू, तो LHS को तो हमने जोड़ दिया, अब RHS को भी आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा आपको a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कटेगा। तो एक है हमारा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और एक हमारा है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां भी a2 और यहां भी a2। अगर हम a2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम a2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos 5 बच जाएगा हमारे पास। और यहां पे देखिए, अगर यहां a स्क्वायर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन a इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 मिल जाएगा। यही हमारा मेन फार्मूला हुआ एम्पलीट्यूड का। तो दोनों वेव का जब सुपरपोजिशन होगा और सुपरपोजिशन की वजह से जो हमें तीसरा नया वेव मिलेगा, उस तीसरे नए वेव का ये हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और इसके द्वारा ही हम क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमको एम्पलीट्यूड क्या मिलता है? a इज इक्वल टू अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 मिलता है, ठीक है। तो यहां से मैक्सिमा और मिनिमा आप निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि अगर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमा का चाहिए तो ये बताइए एम्पलीट्यूड मैक्सिमा कब मिल सकता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमा कब मिल सकता है? तो एम्पलीट्यूड पूरा का पूरा डिपेंड करेगा फाई पे। एम्पलीट्यूड पूरा का पूरा डिपेंड करेगा फेज पे, फाई पे। तो अगर हम फाई की वैल्यू क्या रख देते हैं? 0। अगर हम फाई की वैल्यू रखते हैं 0 तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो जब cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में क्या मिला हमें? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और सॉरी cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यही हमारे पास बचेगा बस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट की वजह से यह स्क्वायर खत्म हो जाएगा और केवल बचेगा a1 प्लस a2। तो इस तरीके से अगर जब दो वेव का सुपरपोजिशन होता है तो उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला आता है वो क्या आता है? a1 प्लस a2। ये हमारा है मैक्सिमा। तो इसी तरीके से आपको पता करना पड़ेगा कि किस किस फाई की वैल्यू पे हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको पता है कि जितने भी इवन मल्टीपल है, जैसे 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, डैश 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 2n पाई तक जा सकते हैं।
ठीक है। तो 2 पाई रखोगे तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, 6 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो इन सभी इवन मल्टीपल के लिए हमको क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। क्या मिलेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आपको अब निकालना होगा क्या? मिनिमम एम्पलीट्यूड, ए मिनिमम। तो ध्यान दीजिएगा, फाई की अगर हम वैल्यू पाई रख दें, फाई की वैल्यू क्या रख दें? पाई। तो रख के देखिए, a इज इक्वल टू अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई का मतलब होता है 180। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? हमको मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर को क्या करेगा? कैंसिल करेगा और केवल क्या बचेगा? a1 माइनस a2। तो इस तरीके से हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या मिल गया? a1 माइनस a2 मिल गया और मैक्सिमा भी हमने निकाल लिया। तो फाई की किस किस वैल्यू पे, फाई की किस किस वैल्यू पे एम्पलीट्यूड मिनिमम मिल सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे, डैश 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 हम यूज कर सकते हैं 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, जहां पे जो n है, जहां पे जो n है उसकी वैल्यू होगी +-1 +-2 +-3 +-4, मतलब इंटीजर मिलेगा। तो जो n की वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में होगा और आप +1 भी ले सकते हो, -1 भी यहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फाई की इन ऑड मल्टीपल के वजह से हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हमें दो रिजल्ट मिला, ए मैक्स और ए मिनिमा, तो ए मैक्स हमें मिला a1 प्लस a2 और ए मिनिमा मिला हमें a1 माइनस a2। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो वेव का सुपरपोजिशन होगा और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर ऐड हो रहा है तो समझो एक तीसरा नया एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। जब माइनस होंगे तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है उसके द्वारा जो इंटरफेरेंस होता है वही इंटरफेरेंस हमारा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां ए मिनिमम होता है वहां मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब S1 और S2 से निकलने वाले दो वेव जब जाके किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज होंगे, जो तीसरा नया वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बाकी इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। यही है कंस्ट्रक्टिव। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो जो तीसरा नया वेव मिलेगा, जब दो वेव का सुपरपोजिशन होगा और जो तीसरा नया वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बाकी इन दोनों के एम्पलीट्यूड से कम होगा। तो ये हमारा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये हमारा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। साथ में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब कुछ चीजें भी आपको याद रखनी है। क्या क्या? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा हमें ब्राइट इमेज देगा और डिस्ट्रक्टिव हमें हमेशा डार्क इमेज देगा। ठीक है, ब्राइट इमेज किस किस फेज पर बन सकता है? तो अभी हमने फेज पढ़ाया कि फाई की वैल्यू क्या? 0 रखो या 2 पाई रखो या 4 पाई रखो, मतलब इवन मल्टीपल रखो 2n पाई, तो हमें बार बार क्या मिलेगा? ब्राइट इमेज मिलेगा। और वही अगर फाई की वैल्यू पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, ऑड मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो हमें बार बार जो इमेज मिलेगा वो डार्क मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज ये होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज ये होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई, इसको इधर भेज दोगे तो लैम्डा और अपान 2 पाई। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या है, तो फाई की वैल्यू है 2n पाई, तो यहां लिखेंगे फाई की जगह पे 2n पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालना जब हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो हमें फेज तो पता है ना, तो फेज को उठा के कहां रख देंगे, फाई की जगह पे, तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, n लैम्डा आया। क्या आया, n लैम्डा। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस मिलता है वो हमें मिलता है n लैम्डा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, तो फाई की वैल्यू है 2n माइनस 1 इंटू पाई और साथ में लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो फाई की वैल्यू किस में उठा के रखा, इस फार्मूले में उठा के रख दिया हमने। जब इस फार्मूले में उठा के रखेंगे तो क्या हुआ जी, पाई से पाई कैंसिल, 2n बाई 2 n हो जाएगा और माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा और इंटू लैम्डा, ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और वो हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें बाकी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में, वो पूछा जाता है इंटेंसिटी को लेकर। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी अगर आपको निकालना हो तो सबसे सिंपल इसका तरीका ये है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें एम्पलीट्यूड तो पहले से पता है, तो आराम से हम क्या इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हम पहले से निकाल चुके हैं। अब इसे इंटेंसिटी में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, आई, तो यहां क्या लिखोगे, आई रिजल्टेंट। यहां पे क्या है, a1 स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, i1, क्यों, a स्क्वायर बराबर आई होगा, तो यहाँ a1 स्क्वायर बराबर i1 होगा, a2 स्क्वायर बराबर i2 हो जाएगा 2। अब यहां पे क्या होगा बाबू, तो यहां है a1, तो अगर यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये अंडर रूट में i हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में i1 इंटू अंडर रूट में i2 और साथ में हो गया cos फाई। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, इंटेंसिटी भी निकल गया। ठीक, अब इंटेंसिटी में भी हम आई मैक्स और आई मिनिमा निकाल सकते हैं और इनके ऊपर रेशियो बन के क्वेश्चंस भी बनते। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमें निकालना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का हमने क्या बताया कि इंटेंसिटी आप क्लास 11 में पढ़े होगे, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। जब आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमको पहले से ही एम्पलीट्यूड का फार्मूला मिला हुआ है जो कि हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो आप ही बताओ, ए स्क्वायर यहां भी तो है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई तो लिखेंगे, तो आई रिजल्टेंट हो गया। यहां भी ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, i1, यहां भी ए स्क्वायर है तो यहां लिखेंगे i2 प्लस 2, यहां ए है केवल और यहां ए स्क्वायर है, तो एक यहां से अगर ए की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे। जब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में आई हो जाएगा, तो अंडर रूट में i1 इंटू अंडर रूट में i2 और साथ में क्या हुआ, cos फाई हो गया। अब हमने ये बात की कि इंटेंसिटी में क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमा। ठीक है, ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आई मैक्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले से पता है कि ए मैक्स क्या होगा, तो ए मैक्स होगा, ए मैक्स क्या होगा बाबू, तो वो होगा a1 प्लस a2, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, पहले से पता है। तो ये बताइए कि जब a1 a2 हमें पहले से पता है, ठीक है, तो
A1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में I1, अंडर रूट में I1। A2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में I2। और A मैक्स की जगह पे क्या लिखोगे, अंडर रूट में I मैक्स। और अगर इस अंडर रूट को हम उधर भेज देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो I मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर हो गया। यही हमारा हुआ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक उसी तरीके से अगर हमें मिनिमम इंटेंसिटी निकालना हो तो हम वही एम्पलीट्यूड का सहारा लेंगे और A मिनिमम बराबर क्या होगा, तो A1 माइनस A2। ये मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया। तो क्या लिखोगे, A1 की जगह पे अंडर रूट में I1, A2 की जगह पे अंडर रूट में I2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, I मिनिमम। अब यहाँ पे अंडर रूट आता तो उसी अंडर रूट को उधर भेज देते हैं तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये I मिनिमम हो गया। अब आप आसानी से I मैक्स और I मिनिमा का रेशियो निकाल सकते हो। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस तरीके से कंप्यूट हुआ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पूरा इंटरफेरेंस का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसी इंटरफेरेंस के ऊपर साइंटिस्ट जिनका नाम है यंग्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है। और वो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम आप लोग बोलते हो YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नाम से ध्यान दीजिएगा, नाम से डबल स्लिट है, डबल स्लिट, डबल स्लिट है। तो ये स्लिट क्या होता है बाबू, स्लिट होता है नैरो ओपनिंग। अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होगा, रुकावट, कोई दीवार है, और इस दीवार में एक छोटा सा होल कर दें, इस दीवार में एक छोटा सा होल कर दे जहां से लाइट जा सके, तो ये जो छोटा सा होल है ना, यही स्लिट होता है बाबू। तो ये हमारा है पहला स्लिट S1 और ये दूसरा स्लिट S2। इसीलिए इसको हम डबल स्लिट कहते हैं कि ऑब्स्टिकल में दो ऐसे जगह हैं, दो ऐसे होल हैं जहां से लाइट पास कर सकता है। तो जो पहला ओपनिंग है वो हमारा पहला स्लिट है, जो दूसरा ओपनिंग है वो हमारा दूसरा स्लिट है। तो एक ही ऑब्स्टिकल में दो स्लिट हैं, इसलिए इसका नाम है डबल स्लिट। अब हमने क्या किया, इसके पीछे एक रख दिया सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। और वो भी कैसा सोर्स लेना है, तो लेना है आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है आपको। तो कैसा सोर्स लेना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कोई एक कलर का लाइट, कोई सिंगल कलर का लाइट हो उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब क्या होगा, इस S से जो निकलने वाले क्या होंगे, रे होंगे, ठीक है। वो जाके कहां गिरेंगे बाबू, इसी S1 और S2 पे। जो रे जाके ऑब्स्टिकल पे गिरेगा वो तो टकराते ही क्या होगा, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रे जाके कहां गिरेगा, इस नैरो ओपनिंग पे गिरेगा, S1 और S2 पे गिरेगा। तो कोई भी अगर रे किसी नैरो ओपनिंग से पास करती है तो वह बेंड हो जाती है। तो ये क्या होगा, ऑब्स्टिकल से टकराने की वजह से यह लाइट बेंड होगा और बेंड होके जाके कहां गिरेगा, किसी एक पॉइंट पर जाके गिरेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। S1 से भी लाइट रे निकल रहा है और S2 से भी लाइट रे निकल रहा है, ठीक। लेकिन जब सुपरपोजिशन कराओगे तो S1 का एक रे होना चाहिए और S2 का एक रे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि S1 से ही 5 रे निकल रहे हैं, उनका सुपरपोजिशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको मैं आपको फिगर में समझा सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने यहाँ पे दो ओपनिंग रखा तो यहां से भी वेव फ्रंट निकलेंगे और यहां से भी वेव फ्रंट निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां से भी वेव फ्रंट निकल रहे हैं और यहां से भी वेव फ्रंट निकल रहे हैं। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कौन होता है, रे होता है। तो ध्यान दीजिए, S1 से कितने ज्यादा रे निकल रहे हैं और S2 से भी देखिए कितने ज्यादा रे निकल रहे हैं, ठीक। तो S1 से निकलने वाले ये जो जितने रे हैं इनका आपस में कभी सुपरपोजिशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे अगर देखोगे, ठीक, तो कोई भी रे जाके एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है। और S2 का भी कोई रे आपस में एक दूसरे को काटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी डाइवर्ज हो रहा है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो S1 का एक रे और S2 का एक दूसरा रे ये आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं और यहां पे सुपरपोजिशन हो सकता है। इसलिए सुपरपोजिशन कराने के लिए हमें कौन कौन सा रे लेना है, S1 का एक रे और S2 का एक रे। कभी भी एक ही सोर्स से निकलने वाले सभी रे आपस में सुपरपोजिशन नहीं करा सकते। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया S1, ये हमारा हो गया S2p। यहां पे जाके स्क्रीन पर गिरते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रिंज बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए, S1 S2 के बीच के लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल d। ये स्लिट के बीच में विड्थ हो गया, ठीक है। ऑब्स्टिकल और स्क्रीन, ये हमारा है स्क्रीन जिसके ऊपर फ्रिंज बनेंगे। तो ऑब्स्टिकल, ये जो दीवार है ऑब्स्टिकल, और ये स्क्रीन के बीच के लेंथ को हम मान लेते हैं कैपिटल D। ये हमारा हुआ कैपिटल D, ठीक है। ये हमारा हुआ सेंटर दो स्लिट के बीच, और ये हुआ सेंटर कहां, स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्क्रीन के सेंटर से ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है, यहीं पे हुआ सुपरपोजिशन, और इस सुपरपोजिशन की वजह से फ्रिंज का विड्थ कितना बना है उसको y मान लेते हैं, और इसी फ्रिंज विड्थ y को हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो y को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल उपाय, अगर फ्रिंज विड्थ आपको निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका YDSC के लिए देखिए क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। कहां, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तब बनेगा जब हमें पाथ डिफरेंस निकालना हो। अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ये है हमारा S1p का रे और ये हमारा S2p का रे। तो S1p का एक पाथ हो गया और S2p का एक पाथ हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि S2p कहीं ना कहीं S1p से थोड़ा सा तो बड़ा है। तो S1p और S2p एक दूसरे में इनका पाथ डिफरेंस कितना है, तो क्या करोगे, छोटे वाले पाथ से बड़े वाले पाथ पर एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं n। अब आपको दिखेगा कि S1p की जो लंबाई है और जो NP की लंबाई है वो आपस में कहीं ना कहीं क्या है, बराबर है। और ये वाला जो इतना पाथ बच गया यही है पाथ का डिफरेंस। ये जो S2p है वह S1p से कितना बड़ा है, S2n बड़ा है। कितना बड़ा है, S2n। इसी को हम कहते हैं डेल्टा x कहते हैं, इसी को डेल्टा x कहते हैं। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमको कहां मिलेगा, देखिए ध्यान से, पहला राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा S1 S2 और n। ये हमारा हुआ पहला राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, यहां पर हम एक एंगल मान लेते हैं क्या, थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये थीटा एंगल कहां से आता है, ठीक है, तो ये थीटा एंगल आपका यहां से मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2 n हो गया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कहां से मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, दोनों स्लिट के सेंटर से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम अपने तरफ से, दोनों स्लिट के सेंटर से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ड्रॉ करने से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है क्या, OPC। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल गया, OPC। ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमें। अब इसी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से हम आराम से फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, S1 S2 n। तो S1 S2 n में आप क्या लगा दो, साइन थीटा लगा दो। क्यों, क्योंकि यहां पे एक तो हमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है और एक तो हाइपोटेनियस पता है, हमें ये बेस नहीं पता है, इसलिए हम साइन लगा रहे हैं। तो S1 S2 n में हम साइन लगा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वो कितना है, डेल्टा x है, और हाइपोटेनियस कितना है, तो स्मॉल d है। देन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d साइन थीटा, d साइन थीटा। अब चूंकि S1 S2 के बीच का गैप बहुत कम होता है, दो स्लिट्स के बीच का गैप बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एंगल भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और जब एंगल बहुत छोटा होगा तो यही साइन थीटा किसी टेन थीटा के बराबर भी हो सकता है, यही साइन थीटा
थीटा के बराबर भी हो सकता है, यही साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जब एंगल छोटा होता है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये टेन थीटा का यूज कहां करेंगे, तो ये जो आपने एक ट्रायंगल लिया हुआ है OPC, इसमें आप क्या लगा दो, टेन थीटा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी आपस में क्या होगा, थीटा ही होगा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो कितना है बाबू, y है, और बेस कितना है, तो d है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आया dy अपॉन d। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आया dy अपॉन कैपिटल D, देन y इज इक्वल टू क्या हुआ, तो d डेल्टा x और अपॉन स्मॉल d। ये हमको क्या मिल गया, फ्रिंज विड्थ मिल गया। ये हमें YDSA में क्या मिलेगा, फ्रिंज विड्थ। और जिसने ये निकाल लिया, अब वो आगे का सब कुछ निकाल सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कैसे, अगर हमें कंस्ट्रक्टिव का क्या निकालना हो, फ्रिंज विड्थ निकालना हो, तो कंस्ट्रक्टिव में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो कंस्ट्रक्टिव में जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वो होती है एन लेमडा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन लेमडा। यहां उठा के रख देंगे तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू डी एन लेमडा और अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा हुआ फ्रिंज विड्थ कंस्ट्रक्टिव का, मतलब कि ब्राइट का। किसका हुआ, ब्राइट का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां n की वैल्यू 0 रख दें, 1 2 3 4, अगर n की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। y की वैल्यू 0 आएगी। और y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, तो इस फिगर में देखिए, अगर y को आप 0 कर दोगे तो p कहां चला आएगा, c पे चला आएगा। p कहां चला आएगा, c पे, मतलब सुपर पोजिशन हमारा c पे हो जाएगा। तो पहला ब्राइट जो मिलेगा वो हमें कहां मिलेगा, c पे मिलेगा। पहला ब्राइट हमें कहां मिलेगा, c पे। उसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी। n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, d लेमडा अपॉन स्मॉल d। उसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 लेमडा d अपॉन स्मॉल d, 2 लेमडा d अपॉन स्मॉल d। इसी तरीके से सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 लेमडा d अपॉन स्मॉल d। अब ये क्या है, तो ये है हमारा पहला ब्राइट, ये दूसरा ब्राइट का पोजीशन, ये तीसरे ब्राइट का पोजीशन, ये चौथे ब्राइट का पोजीशन हो गया। और इसको आप आराम से कहां दिखा सकते हो, स्क्रीन पे दिखा सकते हो। तो स्क्रीन का ये हो गया सेंटर। तो पहला वाला तो ब्राइट हमें कहां मिला, सेंटर पे ही मिला। दूसरा ब्राइट कहां मिला, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3 और ये हमारा हो गया B4। ऐसे करके पूरा बनता हुआ जाएगा। ठीक, तो C से लेके B1 तक ये हमारा हुआ पहला ब्राइट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्राइट, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, और सेंटर पे जो ब्राइट बनेगा, ठीक है, वो हमारा पहला होगा जो कि 0 पे बना। ठीक, अब ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट कैलकुलेट किया इसी फार्मूले के द्वारा, तो इसी फार्मूले के द्वारा हम डिस्ट्रक्टिव का भी क्या कर सकते हैं, इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू हमें क्या मिला है, तो y इक्वल टू मिला है हमें क्या, डेल्टा x कैपिटल D और अपॉन स्मॉल d। ठीक, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो n-1/2 इंटू लेमडा, उठा के यहां रख देंगे। तो n-1/2 इंटू लेमडा d अपॉन स्मॉल d। ये हमारा हुआ फ्रिंज विड्थ किसके लिए, डार्क के लिए। और यहां पे जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी वो n की वैल्यू स्टार्ट 0 से नहीं 1 से की जाएगी। अगर यहाँ n+1/2 होता तो 0 से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन n-1/2 है इसलिए कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा, तो मिलेगा पहला डार्क,
लेमडा डी अपान 2d। ध्यान देना 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा तो नीचे 2 आ गया, तो लेमडा डी बाई 2d। उसी तरीके से जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मिलेगा 3 लेमडा डी अपान 2d। उसी तरीके से n की वैल्यू 3 रखो तो क्या मिलेगा 5 लेमडा डी अपान 2d। तो इस तरीके से ब्राइट भी डार्क भी हमें मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना कि ब्राइट में हमें क्या मिला था। ब्राइट में हमें मिला था लेमडा डी अपान स्मॉल डी, 2 लेमडा डी अपान स्मॉल डी, 3 लेमडा डी अपान स्मॉल डी। तो ये हमारा ब्राइट में फ्रिंज विड्थ मिला था। अगर हम फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस निकाल दें तो फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस क्या आएगा, लेमडा डी बाई डी आएगा। इनका भी डिफरेंस क्या आएगा, लेमडा डी बाई डी आएगा। मतलब सभी ब्राइट का जो चौड़ाई होगा वो सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी तरीके से अगर हम डार्क को देखें तो डार्क में क्या मिला, डार्क में मिला हमें लेमडा डी अपान 2d, 3 लेमडा डी अपान 2d, 5 लेमडा डी अपान 2d। अगर हम इनका भी डिफरेंस निकालें तो इनका भी डिफरेंस क्या आएगा, लेमडा डी अपान डी ही आएगा। इनका भी डिफरेंस क्या आएगा, लेमडा डी अपान डी ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, दो ब्राइट के बीच में चौड़ाई जितनी होगी उतना ही दो डार्क के बीच की चौड़ाई होगी। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ब्राइट और ब्राइट के बीच में किसको दिखा सकते हैं, डार्क को दिखा सकते हैं, D1 D2 D3। तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होता है, या कह सकते हो दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होता है। तो यहां पे आपका क्या हुआ, YDSC कंप्लीट हो गया। YDSC आपका हो गया कंप्लीट। और बस अब इस चैप्टर में बचा है आपका डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और एक बचा है पोलराइजेशन। यही दो टॉपिक बस बचा है इस पूरे चैप्टर में। तो आगे हम इसको कंटिन्यू कर दें, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं मात्र 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और एक पोलराइजेशन, यही इस चैप्टर में बस बचा है। तो ध्यान दीजिएगा, डाइफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं आगे। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, तो डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग, जब कोई लाइट, ठीक है, किसी स्मॉल ओपनिंग से पास करता है, किसी नैरो ओपनिंग से पास करता है, तो वहां पे लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डाइफ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एक ऑब्स्टिकल लेंगे और इस ऑब्स्टिकल में एक अपर्चर बनाएंगे। अपर्चर का मतलब होता है वह खाली जगह जहां से लाइट पास कर सके। ठीक है, वह खाली जगह जहां से लाइट पास कर सके, यही हमारा अपर्चर है। तो ऑब्स्टिकल में जो होल है वही हमारा क्या है, अपर्चर है। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस अपर्चर के पीछे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। अब इस सोर्स ऑफ लाइट और अपर्चर के बीच में हमने एक लेंस रखा। इस लेंस के ऊपर जाके गिरता है क्या, रे। ये रे जब लेंस पे जाके गिरेगा तो ये लेंस इसे क्या कर देगा, इस रे को पैरेलल भेज देगा। और जब ये रे जाके कहां टकराएंगे, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर पे, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर पे, तो यहां से जाने के बाद क्या होंगे, ये बेंड होंगे और जाके क्या हो जाएंगे, सुपरपोज हो जाएंगे। और सुपरपोज होने से यहां भी क्या मिलेगा आपको, फ्रिंज मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्रिंज मिलेगा। ये हमारा है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ रे ऐसे होंगे, इसमें कुछ रे ऐसे होंगे जो बिना डाइफ्रैक्ट हुए क्या होंगे, सीधे भी निकलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे थोड़ा सा YDSC से इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, और चेंज होके आपको कैसा दिखेगा, तो ध्यान दीजिएगा,
जब लाइट रे आके गिरेगा कॉर्नर पे, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे, तो कॉर्नर की वजह से लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और यहां भी लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और ये दोनों के दोनों जो लाइट रे हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब लाइट रे आके ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे गिरता है और गिरने के बाद ये दोनों रे आपस में कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। अब आप ही सोचो कि सामने है स्क्रीन और ये दोनों रे आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल रे कभी एक दूसरे को जाके आगे काटेंगे ही नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो सुपरपोजिशन नहीं होगा, और जब सुपरपोजिशन नहीं होगा तो फ्रिंज नहीं मिलेगा। तो ये लाइट रे आगे चल के एक दूसरे को काट सके, इसके लिए हम आगे क्या लगा लेते हैं, एक बड़ा सा कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। जब इस कन्वेक्स लेंस पर जाके ये लाइट रे गिरेगा तो ये कन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, इस लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके यहाँ पे फ्रिंज बना देगा। उसी में कुछ लाइट रे ऐसे होंगे जो बिना टकराए, बिना बेंड हुए सीधे जाके कहां गिरेंगे, लेंस पर गिरेंगे, और फिर से लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके कहां, एक स्क्रीन के सेंटर पे फ्रिंज बना देगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रे है इन दोनों का पाथ आपस में बराबर है, इन दोनों का पाथ आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। जब किसी का पाथ डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, और जब पाथ डिफरेंस 0 और फेज डिफरेंस 0 तो समझो वहां पे क्या आया होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे इमेज कैसा बनता है, ब्राइट इमेज बनता है, वहां बनता है ब्राइट इमेज। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला होगा, ब्राइट इमेज मिला होगा, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट मिला होगा पूरा का पूरा। ध्यान दीजिए, ये है हमारा ब्राइट स्पॉट, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट पी पे ध्यान दें तो पॉइंट पी पे जो जाने वाला रे है ये हमारा पहला वाला रे हो गया, और ये हमारा दूसरा रे हो गया। तो अगर ध्यान से देखो, ये दूसरा रे है वो पहले रे से थोड़ा सा बड़ा है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पाथ डिफरेंस इनके बीच में है कि नहीं है। जैसे कि आपने यहां देखा, इन दोनों रे का जो लंबाई है, जो पाथ है वो बराबर है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0 मिला। लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पाथ है वो पहले वाले पाथ से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए क्या करते हैं, छोटे वाले पाथ से बड़े वाले पाथ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। और इसी पाथ डिफरेंस से तय हो पाएगा कि यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो ब्राइट होगा या डार्क होगा। तो चलिए, इस ऑब्स्टेकल, ये जो अपर्चर है इसका लंबाई है मान लो AB, AB का गैप है, इनके बीच का जो चौड़ाई है वो मान लो A मान लिया हमने, और ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, D मान लिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको कहां मिल गया, यहां पे मिला ABN, ABN, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो यहां से एक लाइन आपको लेना है और सीधे कहां भेज देना है, पॉइंट P पे, ठीक है। और यहां से एक आपको लेंस का खींचना है प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, हमको एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इसका नाम लेते हैं O, तो OPC। तो यहां से हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, ABN और OPC। इन्हीं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से हम अब निकाल सकते हैं कि पॉइंट P पे डार्क फ्रिंज मिलेगा कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो उसका समस्या हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं और इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपर्चर को ठीक है दो हिस्से में डिवाइड कर दें, अगर ये जो स्लिट है ना, स्लिट, सिंगल स्लिट, ठीक है, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दें। दो हिस्से में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, यहां से जो निकलने वाली जो रे है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, यह दो हिस्से में टूटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हाफ वेव और ये हुआ हाफ वेव, ठीक है। तो टोटल कितना पाथ डिफरेंस, टोटल कितना मिलेगा हमें, तो टोटल हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा क्या, ये आधा हुआ λ/2 और ये हुआ हमारा लैम्डा हुआ, ठीक है। तो हाफ साइकिल से जाने वाला वेव और दूसरे हाफ साइकिल से जाने वाला वेव एक दूसरे को जाके क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इनकी वजह से मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमें डायफ्रैक्शन में बनाना है ब्राइट
और बनाना है डार्क, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो इसका मात्र एक ट्रिक है क्या, कि अगर हम व्हेन स्लिट्स आर डिवाइडेड इनटू इवन मल्टीपल then the superposition get a dark image while when slit are divided into odd multiples then fringe gets bright। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम स्लिट को ऑड मल्टीपल में डिवाइड करेंगे तो हमको ब्राइट इमेज मिलेगा, और अगर स्लिट को इवन मल्टीपल में डिवाइड करेंगे तो हमें डार्क इमेज मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है, तो ध्यान दीजिए, यही स्लिट है और इस स्लिट को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों रे के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा यही डेल्टा एक्स है, और यही डेल्टा एक्स हमें निकालना है कि कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो हिस्से में तोड़ेंगे तो हाफ वेव लेमडा बाई 2 और हाफ वेव लेमडा बाई 2 दोनों मिलके क्या होगा, लेमडा होगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा। और हाफ वेव से निकलने वाला जो वेव होता है और बाकी हाफ वेव से जो निकलने वाला वेव है, ये दोनों एक दूसरे को जाके क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और हमें क्या मिलेगा, डार्क इमेज मिलेगा, ठीक है। तो डार्क इमेज के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता था, ए साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हुआ, ए साइन थीटा। ये हमें किस में मिला, डार्क में। उसी तरीके से अगर हम इसे स्लिट को इवन मल्टीपल 4 टुकड़े में तोड़ दें तो ध्यान दीजिएगा, अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो ये हुआ लेमडा बाई 2, ये हुआ लेमडा, ये हुआ 3 लेमडा बाई 2, ये हुआ 2 लेमडा। तो ये हमको क्या मिला, डेल्टा एक्स इक्वल टू मिला 2 लेमडा। इस हाफ साइकिल का वेव इस हाफ साइकिल के वेव से कैंसिल हो जाएगा, फिर इस हाफ साइकिल का वेव इस हाफ साइकिल के वेव से कैंसिल हो जाएगा, और यहां भी हमें क्या मिलेगा, डार्क ही मिलेगा। तो इस डार्क का इक्वेशन क्या मिलेगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है ए साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 2 लेमडा, 2 लेमडा इक्वल टू ए साइन थीटा।